नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर है जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर। आज ये मौत बड़ा सियासी इशू बन गई। हालांकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक है, लेकिन पहले उसके परिवार वालों ने इल्जाम लगाया कि मुख्तार को जेल में स्लो पॉइजन देकर मारा गया। और इसके बाद समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आरजेडी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी सब ने जहर के नाम पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, मायावती, तेजस्वी यादव सब ने चुनाव के वक्त मुख्तार अंसारी के मौत को राजनीतिक साजिश करार दिया। इन सब की मांग है कि मुख्तार की मौत की जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हालांकि जांच के आदेश हो गए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्तार अंसारी की मौत की जांच करेंगे, 1 महीने में रिपोर्ट देंगे, लेकिन सियासत तब तक रोज चलेगी। क्योंकि आज जुमे का दिन था, जुमे की नमाज होनी थी, इसलिए सरकार ने पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और बनारस में खास तौर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी या टेंशन नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े अपराधी की मौत पर सियासी आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? इसके पीछे क्या मकसद है, क्या राजनीति है? माफिया डॉन मुख्तार का एक दूसरा पक्ष भी आज सामने आया। जिनके परिवार वालों को मुख्तार ने मौत के घाट उतार दिया था, आज मुख्तार की मौत पर वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिल सका, लेकिन ऊपर वाले ने आज इंसाफ कर दिया। हालांकि गाजीपुर में, खासकर मुख्तार के गांव मोहम्मदाबाद में आज तनाव है। मुख्तार के परिवार वाले क्या कहते हैं ये मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को बांदा से गाजीपुर लाया जा रहा है। देर रात मुख्तार का शव उसके पुश्तैनी गांव पहुंच जाएगा। कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के घर से 500 मीटर की दूरी पर कल सुबह नमाज जनाजा के बाद मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। गाजीपुर में मुख्तार के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के बड़े बड़े अफसर खुद मौके पर मौजूद हैं। इलाके में इस वक्त पूरी तरह शांति है। आज शाम करीब 4 बजे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। उसका विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, जिसे फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। यह खबर तो कल रात ही आ गई थी और मैंने आज की बात में आपको बताया था कि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो बैरक में बेहोश हो गया था, इसलिए उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज लाया गया था। 9 डॉक्टर्स की टीम ने उसका इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जैसे ही कल रात मुख्तार की मौत की खबर फैली तो गाजीपुर में उसके घर के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालात को देखते हुए दूसरे जिलों की फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती वहां कर दी गई। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है अब्बास। 22 साल के अब्बास पर भी 8 केसेस दर्ज हैं। वो फिलहाल जेल में है। उसका दूसरा बेटा 26 साल का उमर अंसारी भी जमानत पर है। पिता की मौत की खबर सुनकर मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी रात में ही बांदा पहुंच गया था। उमर अंसारी ने कहा उसके पिता की मौत एक बड़ी साजिश है। मुख्तार अंसारी कई दिनों से कह रहा था कि उसे जेल के खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी। उमर ने कहा इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सरकार ने उसके पिता का ठीक से इलाज नहीं करवाया। 4 दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल से जबरदस्ती वापस जेल भेज दिया गया और 2 दिन के भीतर ही उसके पिता का इंतकाल हो गया। उमर अंसारी ने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर अपने पिता का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर से कराने की मांग की थी। हालांकि जिला प्रशासन ने लखनऊ से आए डॉक्टर से ही उसका पोस्टमार्टम कराया, शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम के वक्त मुख्तार का बेटा उमर अंसारी वहां मौजूद था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्तार की मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई है,
लेकिन मुख्तार के बेटे ने कहा कि पिछले 10-15 दिन में जो हुआ उसके बाद उसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उसके पिता की मौत नेचुरल डेथ नहीं है, इसके पीछे साजिश है। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, ये माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया, 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया गया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन हार्ट सबको अटैक सपोर्ट हुआ करने उनको, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है। इसके बाद मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने भी सरकार और प्रशासन पर मुख्तार की हत्या की साजिश का इल्जाम लगाया। सिबगतुल्ला ने कहा कि जो भी मौजूदा हुकूमत की मुखालफत करता है उन सबको एक एक करके निपटाया जा रहा है। पिछले साल रमजान में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मार दिया गया। इस रमजान में मुख्तार को मार दिया गया। 1-1.5 महीने से वो परेशान थे, अपनी बीमारी के लिए, अपनी साथ जो हो रही साजिशें उसके लिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब में लिख के देते रहे वकीलों के जरिए, लेकिन कोई उनको प्रॉपर न इलाज दिया गया और न उन साजिशों के खिलाफ कोई जांच बिठाई गई। अब उस दिन तो उमर गिड़गिड़ाता रहा कि हमें बाहर शीशे ही से दिखला दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया। कहा नहीं कल आना, और फिर कल को जब गया तो फिर कह दिया नहीं अगले हफ्ते आना। तो सारे लोग साजिश में थे कि ऐसा हो जाए। मौत तो बहरहाल अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बहाना तो कोई बनता है कि अब इंसानियत नहीं रह गई। जो भी सत्ता के लोगों के खिलाफ कोई दीवार बन सकता है उनको रास्ते से हटाओ, जैसे भी हटा सकते हो हटाओ। वो हो रहा आज पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में। यही रमज़ान का ही ज़माना था। पिछले साल मरहूम अतीक भाई और उनके भाई को शहीद किया गया, इसी रमज़ान में मुख्तार को भी। ये सही है कि एक हफ्ता पहले मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को मऊ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट की थी कि बांदा जेल में उसे स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार ने अपनी पिटीशन में कोर्ट से शिकायत की थी कि 19 मार्च को उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश की गई। इससे पहले भी उसे बांदा जेल में 2 बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। मुख्तार ने अपनी पिटीशन में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, बीजेपी सपोर्टेड एमएलसी ब्रजेश सिंह, बीजेपी एमएलए सुशील सिंह और स्पेशल टास्क फोर्स के एडीजी अमिताभ यश पर अपनी हत्या की साजिश का इल्जाम लगाया था। इसके बाद मुख्तार की 25 मार्च को जेल में तबीयत बिगड़ी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उसे वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया और 48 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। इसीलिए अब उसके परिवार वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि मुख्तार की हत्या हुई है, लेकिन हकीकत यह भी है कि जेल मैनुअल के मुताबिक हर हफ्ते एक बार परिवार वालों से मुख्तार की बात करवाई जाती थी। पिछले हफ्ते उसके बेटे उमर ने मुख्तार से बात की थी, जिसमें मुख्तार ने इस बात का जिक्र किया था कि वो इतना कमजोर हो गया है कि वो उठ बैठ नहीं सकता, बिना सहारे के खुद खड़ा नहीं हो पाता। मुख्तार ने अपने बेटे को बताया था कि वो बार बार बेहोश हो जाता है,
इसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग मेरे पास में है और मैं आपको सुनवा देता हूं। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज पढ़ो। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं और हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ। अपने बेटे के साथ मुख्तार अंसारी की बातचीत से इतना तो साफ है कि मुख्तार कमजोर हो गया था, बार बार बेहोश हो जाता था। वो शुगर का पेशेंट था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, पेट में भी कई तरह की बीमारियां थी, लेकिन फिर भी उसकी मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। जांच की मांग की जा रही है और हमारे कानून में इसका प्रावधान है। अगर किसी कैदी की पुलिस की हिरासत में या जेल में मौत होती है तो उसकी मैजिस्ट्रियल जांच होती ही है। गाजीपुर के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो 1 महीने के भीतर मुख्तार अंसारी की मौत की जांच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। जब जांच रिपोर्ट आएगी तो सारी शंकाएं या आशंकाएं दूर हो जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्तार की मौत इंसानियत की हत्या है। इससे लोगों में नाराजगी है, कानून से लोगों का भरोसा उठा है। लेकिन गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों में कहीं कोई नाराजगी दिखाई नहीं दी। उल्टे उन परिवारों को राहत मिली जिनके अपने मुख्तार के जुल्मों के शिकार हुए, जिन लोगों की जान मुख्तार और उसके गैंग ने ली थी, जिन बच्चों को उसने अनाथ किया था, जिन महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था। आज उन सब लोगों ने कहा उन्हें लंबे इंतजार के बाद ऊपर वाले ने इंसाफ दिया है। मुख्तार अंसारी पर बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने का इल्जाम था। 2005 में कृष्णानंद राय को उसने गोलियों से छलनी कर दिया था। कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार पर 400 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। उनके साथ 6 लोग और भी मारे गए थे। उसकी बॉडी से 67 गोलियां मिली थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी चोटी भी काट ली गई थी। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तब राजनाथ सिंह ने 14 दिन तक वाराणसी में धरना दिया था। उसके बाद भी मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय की हत्या के केस में आज तक सजा नहीं हुई, क्योंकि जो गवाह थे वो या तो मार दिए गए या फिर डर के कारण गायब हो गए। इसीलिए आज जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई तो कृष्णानंद राय की विधवा अलका राय अपने बेटे पीयूष राय को लेकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंची। अलका राय ने कहा कि आज उनके साथ भगवान ने न्याय किया है, इसीलिए वो बाबा के दर्शन के लिए आई। मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। वो तो भगवान बाबा विश्वनाथ को पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला। इसको देखने का क्या सवाल है। ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हो कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। कृष्णानंद राय विधायक थे, बड़े नेता थे, इसलिए उनकी हत्या के केस की चर्चा खूब हुई। लेकिन मर्डर के ऐसे दर्जनों केस हैं जिनमें मुख्तार का नाम था, लेकिन न किसी को इंसाफ मिला, न उनकी चर्चा हुई। 2009 में मऊ के ठेकेदार अजय उर्फ मन्ना सिंह की हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई थी। मन्ना सिंह ए ग्रेड के ठेकेदार थे, लेकिन मुख्तार अंसारी उन पर लगातार ठेकेदारी छोड़ने का दबाव बना रहा था। जब मन्ना सिंह पीछे नहीं हटे तो 2009 में मुख्तार अंसारी ने हमेशा के लिए मन्ना सिंह को रास्ते से हटा दिया। इस केस में भी अब तक इंसाफ नहीं मिला। आज जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई तो मन्ना सिंह की वाइफ मंजू सिंह और बेटा रोने लगे। मंजू सिंह ने कहा, देर से ही सही, इंसाफ तो होकर रहता है। सूचना फोन आता था
और हम नंबर देखते थे लेकिन मेरे पति उठाने नहीं देते थे, अपने उठाते थे। फिर हमको पता भी चल गया कि मतलब ऐसी-ऐसी बातें हैं। जी। उस दरमियान क्या पता जब धमकी आती थी क्या वहाँ पे? उनको ये थे कि काम छोड़ दो, अपने हिसाब से रहना सीखो, हर चीज़ मतलब यही सब था, नहीं तो हम मरवा देंगे, मार देंगे। तो इनका ये था कि हम मर जाएँगे लेकिन काम नहीं छोड़ेंगे, हमारे बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएँगे। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हम अंदर-अंदर खुश हैं। मैं हमको खुशी की आँसू आ जा रहे। ऐसे एक नहीं दर्जनों परिवार हैं जिन्हें आज राहत मिली, जिनके दिल से माफिया का खौफ आज खत्म हो गया। हालांकि लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा। उन्हें कभी नहीं लगा कि मुख्तार से जुल्मों से उन्हें छुटकारा मिलेगा। मुख्तार अंसारी सिर्फ क्रिमिनल नहीं था, वो नेता भी बन गया था। उसके पास दोनों तरह की बेखौफ पावर थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ के इलाकों में उसकी दहशत थी। जिसने उसे चैलेंज किया वो मारा गया, जिसने उसके सामने सिर उठाने की कोशिश की उसे कुचल दिया गया, जिसने गवाही देने की कोशिश की वो गायब हो गया। वो इस इलाके में जो चाहता था करता था और राजनीतिक पार्टियां उसके प्रभाव का इस्तेमाल करती थी। मुख्तार वोट दिलवाता था और बदले में उसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता था। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक प्रभाव कितना था, इसकी बानगी यह है कि वो जेल में रहकर भी 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता। मुख्तार 5 बार विधायक रहा, 2 बार बीएसपी के टिकट पर और 3 बार इंडिपेंडेंट। उसके बड़े भाई सिबगतुल्लाह मोहम्मद आबाद सीट से विधायक रहे। अब इस सीट पर सिबगतुल्लाह का बेटा सोहेब अंसारी एमएलए है। मुख्तार के दूसरे भाई अफजाल अंसारी पहले विधायक रहे। फिलहाल वो गाजीपुर सीट से बीएसपी के सांसद हैं और अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस मऊ सीट से खुद मुख्तार 5 बार विधायक रहा, उसी सीट से अब उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी मऊ से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का एमएलए है। अब इसके बाद क्या ये कहने की जरूरत है कि बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सब ने वक्त और ज़रूरत के हिसाब से सियासी फायदे के लिए मुख्तार का साथ लिया और उसका साथ दिया। इसीलिए जेल में मुख्तार की मौत पर सबसे ज़्यादा हल्ला इन्हीं पार्टियों ने मचाया। सबसे पहला रिएक्शन अखिलेश यादव का आया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि हर नागरिक की जान की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यूपी में बीजेपी के राज में लोग जेल के भीतर भी मारे जा रहे हैं। अखिलेश ने लिखा, जो हुकूमत लोगों की रक्षा न कर सके उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अखिलेश ने यूपी में हो रही मौतों की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराने की मांग की। इसके बाद रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव से लेकर आदित्य यादव तक उनकी पार्टी के सभी नेताओं ने मुख्तार की मौत पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। रामगोपाल यादव ने कहा, पहले अपराधी से समाज को बचाने के लिए जेल में डाला जाता था, अब जेल में अपराधी मारे जा रहे हैं, जेल में भी कोई महफूज नहीं। मुख्तार अंसारी जी ने कोर्ट में पेशी के दौरान लिखित रूप से कहा था और जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता है। कभी ऐसा होता है। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही। भाई सामान्य डेथ होती तो कहाँ आंदोलन होता, कहाँ कोई सड़क पर निकलता है, लेकिन उनको डर है कहीं ऐसा न हो, पहले ही से चल रहा था।
अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले कहा था, सब आप जानते, सब उसका बयान चल रहा है, उन्होंने पहले भी कहा था। मुख्तार अंसारी ने पहले लिख के दिया हुआ था, तो जब लिख के दिया था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। इसके बाद शिवपाल ने कहा मुख्तार अंसारी का परिवार तो आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल रहा था। शिवपाल ने कहा मुख्तार की मौत संदिग्ध है, अब इसकी जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। शिवपाल यादव की बात सही है कि मुख्तार अंसारी का परिवार आज़ादी से पहले भी राजनीति में एक्टिव था और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आज़ादी से पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे और 1927-28 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मुख्तार के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, लेकिन इन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उन पर कोई आरोप नहीं था और इसलिए उनकी तुलना मुख्तार अंसारी से करना ठीक नहीं होगा। हैरानी की बात यह भी है कि ज्यादातर विरोधी दलों के नेता मुख्तार अंसारी की मौत को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आज मायावती ने भी कहा कि मुख्तार की मौत पर उनके परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। मायावती की पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा अब मुख्तार की मौत की किसी तरह की जांच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात साफ है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट करके एक एक करके उनका खात्मा कर रही है। मुख्तार अंसारी की मौत से ऐसा लगता है कि सरकार कानूनी ढंग से नाकामयाब रहने पर मनमानी ढंग से एक खास वर्ग या मजहब के लोगों को, विरोधियों को मार रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कांग्रेस ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इस कदर खराब है कि अब जेल के बाहर तो छोड़िए, जेल के भीतर भी कोई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उसको गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश की वगैरह वगैरह बहाना बनाते हुए उत्तर प्रदेश में एक दहशत की महल पैदा होते हैं। हम सब जानते हैं, क्योंकि जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये दहशतगर्द चलते आते हैं, आज भी ये चल रहे हैं। मुख्तार की मौत पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन हालात में मुख्तार की मौत हुई वो सवालों के घेरे में है। तेजस्वी ने पूछा जब मुख्तार का परिवार उनको जेल में जहर दिए जाने की शिकायत कर रहा था तो यूपी सरकार ने इस शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। तेजस्वी की बात को आगे बढ़ाते हुए उनकी पार्टी के सांसद मनोज झा ने कहा कि यूपी एक अजीब राज्य बन गया है जहां अब हर मौत पर शक होता है। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। तेजस्वी यादव ने भी संवैधानिक संस्थानों को इसमें हस्तक्षेप करने की बात की और संज्ञान लेने की बात की। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है, पता नहीं क्या कहें। असदुद्दीन ओवैसी की बात भी सुनने लायक है। मुख्तार की मौत पर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। हैदराबाद में जुमे की नमाज में तकरीर के बाद ओवैसी ने कहा जब परिवार ने मुख्तार को जहर देने की शिकायत की तो फिर जांच क्यों नहीं हुई। अब उनकी मौत हो गई तो सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए। जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है,
जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। ठीक है, कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया उनको, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। ओवैसी की बात सही है कि मुख्तार अंसारी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। मौत की असली वजह का पता लगाया जाना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है और हमारे कानून में इसका प्रावधान भी है, इसीलिए जांच हो रही है। लेकिन जांच के बहाने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन के प्रति सहानुभूति जताना, वोटों की राजनीति करना, ये ठीक नहीं है। चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती, दोनों के राज में मुख्तार अंसारी को प्रोटेक्शन मिला और उसने नियम कानून की जरा भी परवाह नहीं की। वो तस्वीरें कौन भूल सकता है जब 2005 में मऊ में दंगे हुए और मुख्तार अंसारी खुली जीप में बैठकर हथियार लहराते हुए पूरे शहर में घूम रहा था। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। जब 2007 में मुख्तार जेल में था तो दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ मूंछों पर ताप देता हुआ डीजीपी के ऑफिस पहुंचता था। उस वक्त मायावती मुख्यमंत्री थी। तब किसी को न्याय की फिक्र नहीं हुई, किसी ने नियम कायदों की बात नहीं की। आज कांग्रेस के नेता भी मुख्तार अंसारी की मौत पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, 1991 में उनके भाई अवधेश राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई थी। 32 साल तक न्याय नहीं मिला, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस केस में 32 साल के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के वक्त पिछले साल मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई और उसी केस में वो सजा काट रहा था। 2005 में मुख्तार जेल में था और उसके गुंडों ने AK-47 से धुआंधार फायरिंग करके बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की। इस केस का एकमात्र गवाह बचा था शशिकांत राय, उसकी भी 2006 में हत्या करवा दी गई। ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या करवाई और फिर इस केस में गवाह राम सिंह मौर्य की हत्या भी करवा दी। 1988 में 2 पुलिस वालों पर फायरिंग करके वो हिरासत से भागा। एएसपी पर जानलेवा हमला किया। जिस पुलिस अफसर ने मुख्तार अंसारी के गुंडों के कब्जे से ऑटोमेटिक राइफल जब्त की, उसने मुख्तार के खिलाफ पोटा लगाया, लेकिन मुख्तार का कुछ नहीं बिगाड़ सका। उल्टे पुलिस अफसर को नौकरी छोड़नी पड़ी। मुख्तार जेल से बैठकर मर्डर करवाता था। जेल में उसका राज चलता था। उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था। तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी। उसके खिलाफ 37 साल में मर्डर, किडनैपिंग, जमीनों पर कब्जे और वसूली के 66 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो एक मामले में पंजाब पुलिस उसे ले गई और कांग्रेस की सरकार ने मुख्तार को यूपी गवर्नमेंट को सौंपने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ा। उसके बाद उसे बांदा की जेल में लाया गया, लेकिन बांदा जेल में भी उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। तब पुलिस वालों पर एक्शन हुआ। पिछले 5 साल में मुख्तार अंसारी को 30 साल पुराने 8 मामलों में सजा हुई। न्याय का सिलसिला शुरू हुआ था और उसे मालूम था वो अब कभी जेल से छूट नहीं पाएगा और जेल में मिलने वाली उसकी सुविधाएं बंद हो गई थी। इसीलिए परेशान था, बीमार था। उम्र 63 साल की थी, लेकिन शुगर का पेशेंट था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसकी मौत शॉकिंग नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल की मौत पर बहुत ज्यादा आंसू बहाने की किसी को जरूरत है। लेकिन फिर भी जो लोग उसकी मौत की असली वजह जानना चाहते हैं, उन्हें इस इशू पर सियासत करने के बजाय
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब रुख करते हैं चुनाव की खबरों का। बिहार में आज महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी 26 सीटों पर और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज को 5 सीटें दी गई हैं। इसका ऐलान पटना में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। लेकिन बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। अब इस सीट से आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती ही चुनाव लड़ेंगी। पप्पू यादव का पत्ता काट दिया गया। जब तेजस्वी यादव से पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2-2 कह दिया। सीटों का बंटवारा हो गया है और आरजेडी का अलायंस कांग्रेस पार्टी से है, किसी व्यक्ति से नहीं। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी। तो ज्यादा कुछ इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तेजस्वी का जवाब आया तो पप्पू यादव ने कहा वो तो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, बस कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। मेरा फैसला तो कांग्रेस नेतृत्व को न लेना है कि नहीं लेना है। टिकट क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? क्या लग रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? भैया अब काहे का उस पर जा रहे हैं? टिकट हमारा जनता है ना, भगवान जनता है। राजनीति पटना और दिल्ली में क्या होती है नहीं पता है, छोड़िए उस पर। सर कोई भी सच पे चलने वाले को कोई कबूल करता है? आप किस तारीख को सच पे बात तारीख को नॉमिनेशन करेंगे? नॉमिनेशन आप चिंता करिए, आने दीजिए ना कांग्रेस का फैसला। क्या ये निश्चित है कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं? पूर्णिया की जनता ने कह दिया है पप्पू मेरा बेटा है, वो कहीं नहीं जाएगा, तो हम उसके आदेश का पालन तो करेंगे ना। पप्पू यादव के बयान का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती तो वो इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में उतरेंगे। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो पूर्णिया में वो कांग्रेस के उम्मीदवार बनेंगे। यानी बिहार की 39 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट का अलायंस होगा, कॉमन कैंडिडेट होंगे, लेकिन पूर्णिया में कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। और जो हालात बिहार में हैं लगभग वही हाल महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों से फ्रेंडली फाइट हो सकती है, क्योंकि सांगली और भिवंडी के अलावा मुंबई की 3 सीटों पर कांग्रेस ने समझौता करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट ने कांग्रेस हाईकमान को बता दिया अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये 5 सीटें देने को राजी नहीं होते तो कांग्रेस इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने कहा जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वैसे ही अगर महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर ऐसा होता है तो इसमें क्या बुराई है। सांगली हो, भिवंडी हो, मुंबई की उत्तर मध्य हो, मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट हो, ये सारी सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हैं, तो ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अब बार बार चर्चा करने के बावजूद भी वहाँ पर उम्मीदवार हमारे आघाड़ी पक्ष के मित्र पक्ष घोषित करते जा रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की भावना है कि ठीक है, अगर उनकी कोई मजबूरी है और वो सीट पे वो भी लड़ना चाहते हैं तो हम भी मैत्रीपूर्ण तरीके से इन सीटों पर महाराष्ट्र की मुंबई सहित 5-6 सीटों पर मैत्रीपूर्ण चुनाव लड़ेंगे। और जहां पर कांग्रेस की परंपरागत सीट है, कांग्रेस जीत सकती है, अगर वो सीट भी हमें नहीं मिलेगी तो कार्यकर्ताओं में काफी निराशा है और गुस्सा है, उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के कोलिशन पे असर पड़ सकता है। फ्रेंडली फाइट के नसीम खान के ऑफर को संजय राउत ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। राउत ने कहा अगर कांग्रेस को फ्रेंडली फाइट करनी है तो महाराष्ट्र की 48 की 48 सीटों पर कर ले, यूपी और बिहार में भी फ्रेंडली फाइट कर ले, उसे अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। संजय राउत ने कहा उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे बीजेपी को फायदा हो। जाहिर करो, पहले कांग्रेस को लिस्ट जारी करने दो, फिर देखेंगे।
कांग्रेस को क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करनी है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक मैच्योर पार्टी है। फ्रेंडली फाइट में क्या होता है इस सबको पता है। फ्रेंडली फाइट विरोधियों की मदद करने के लिए की जाती है। वैसे प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ी मजे की बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में एक दिक्कत को छोड़कर और कोई मुश्किल नहीं है, और ये दिक्कत है संजय राउत। संजय राउत के उल्टे सीधे झूठे बयानों के चक्कर में विरोधी दलों की एकता को पलीता लग रहा है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी तो महाराष्ट्र में अकेले इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि अब कांग्रेस हाईकमान ने भी महाराष्ट्र यूनिट को 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तैयारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 31 मार्च को यानी परसों दिल्ली में कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे और पवार से इन सीटों पर बात करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। कांग्रेस की एक और मुश्किल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आज आईटी डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को एक नया नोटिस भेजा, जिसमें 2017 से 2021 तक के टैक्स और ब्याज के 1823 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा गया। चूंकि कल ही दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी डिपार्टमेंट के एक्शन पर रोक लगाने की कांग्रेस की याचिका खारिज हो गई थी, इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज वसूली का नोटिस भेज दिया। तो कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन ने फिर कहा, सरकार के इशारे पर आईटी डिपार्टमेंट विरोधियों को परेशान कर रहा है। यह बीजेपी का टैक्स टेररिज्म है और कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है। अजय माकन ने कहा कि जिस तरह के कैलकुलेशन से कांग्रेस पर 1823 करोड़ की रकम निकाली गई है, उसी हिसाब से बीजेपी पर तो 4600 करोड़ की देनदारी बनती है। फिर इनकम टैक्स का नोटिस बीजेपी को क्यों नहीं भेजा गया? 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं, और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि। 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है। क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली। पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उससे 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लग। हम मांग करते हैं इनकम टैक्स से कि 4600 करोड़ रुपए बीजेपी से इसी वक्त उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने अब सड़क पर उतरने का फैसला किया है। कल कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के हर राज्य में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बीजेपी के टैक्स टेररिज्म की बात की और अपने कुछ दिन पुराने बयानों का हवाला देते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें राहुल गांधी अफसरों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि अफसरों को नहीं भूलना चाहिए, एक न एक दिन बीजेपी की सरकार जाएगी और जब ऐसा होगा तो ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि दोबारा कोई अफसर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी की धमकी पर
बीजेपी का क्या कहना है, इनकम टैक्स के मसले पर बीजेपी क्या कहती है, ये मैं आपको सुनवाता हूं। क्या वाकई में कांग्रेस के खाते फ्रीज हो गए? क्या वाकई में कांग्रेस के पास पैसे नहीं बचे? क्या वाकई में एक पॉलिटिकल साजिश है? ये सारे सवाल मैंने फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से पूछे। असल में रविशंकर प्रसाद इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। उन्होंने कांग्रेस और इनकम टैक्स के सवाल पर डिटेल में बात की। इसकी एक झलक आपको मैं दिखाता हूं। इलेक्शन के मौके पर कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे और राहुल गांधी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है रेल का टिकट खरीदने के, 2 रुपए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का पैसा टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि आपको 20,000 के ऊपर से कितना पैसा चेक से आया और क्या आया, और ऑडिट करके देना पड़ता है, और नहीं दिया आपने तो कार्रवाई होती है। तो कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गई थी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। काफ़ी नंबर 2 पैसा आता है तो ईमानदारी से टैक्स रिटर्न में दिक्कत हो जाती है, तो उनको कार्रवाई की गई, और जो लेट से फाइल हुआ तो उसको उन्होंने सीज कर दिया। तो निचले कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, कमिश्नर अपील ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, IT/80 ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, हाई कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज़ कर दिया, आज दोबारा रिफ्यूज़ कर दिया। तो भाई अगर आप गड़बड़ करें, आपको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिले, तो क्यों चिल्ला रहे हैं कि आपके पैसा नहीं है? वैसे एक बार मैं बता दूं आप लोग को, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल जी और उनकी माता जी सिर्फ 50 लाख रुपया लगा करके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, पटना में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, मोहाली में है। अब देखिए क्या क्या होता रहता है। तो राहुल गांधी के पास टिकट के पैसे नहीं हैं, ये देश विश्वास नहीं करेगा। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए हर इल्जाम का जवाब दिया। वो राम जन्मभूमि विवाद में रामलला के वकील रहे हैं, इसलिए राम मंदिर का जिक्र भी आपकी अदालत में आया। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनने में क्या क्या बाधाएं आई। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने इस आरोप का भी जवाब दिया कि मोदी के राज में क्या लोकतंत्र खतरे में है, और यह भी बताया क्या मोदी के राज में मुसलमानों को डर कर रहना पड़ेगा। ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम फॉर्मर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। मैंने सुना है कि जवानी के दिनों में आप माउथ ऑर्गन बजाते थे और गाना बजाते थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी थी। अगर जवान हृदय मचलेगा नहीं, गाना नहीं गाए तो क्या करेगा? सपनों की रानी मिली या नहीं? बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अब आम आदमी पार्टी चुनावी कैंपेन का मुद्दा बनाएगी। केजरीवाल ने कल कोर्ट में जब अपनी बात रखी, उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया गया और ये ऑडियो क्लिप आज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की गई। आज केजरीवाल की वाइफ सुनीता ने एक बार फिर वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें सुनीता केजरीवाल ने एक कैंपेन की शुरुआत का ऐलान किया। कैंपेन का नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल दोनों बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल भेजना एक राजनीतिक साजिश है, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। इसके बारे में मैंने बीजेपी के प्रवक्ता और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से सफाई मांगी। असल में रविशंकर प्रसाद इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। मैंने उनसे वो सब सवाल पूछे
जो केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी से पूछ रहे हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूं। वो तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा ये बताइए, आपको अपना सर्टिफिकेट खुद देने पर कहाँ मनाही है? आप तो काशी में गए थे लड़ने के लिए, हार गए। आप गुजरात में गए कि गुजरात का नया शेर आया है नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए, 1 सीट मिली आपको, है ना। दिल्ली में लोकसभा के आप 1 सीट नहीं जीत पाते हैं, ठीक है, विधानसभा आप जीते, सच्चाई है। मेरा खाली कहना यह है, अब इस तरह की अहंकार और दंभ की राजनीति नहीं चलती। ये पब्लिक है, सब जानती है और सब समझती है, उनको ट्रस्ट करिए। लेकिन उनकी ये बात भी सही है कि इतनी रेड हुई, 1 रुपया नहीं मिला कहीं पर। ये वो कह रहे हैं ना, इसको ईडी ने कहा है। आप सीएम हैं और भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? लालू जी जेल गए ना, हेमंत जी जेल गए ना, इतने मंत्री जेल गए ना। अब ये अलग हैं, ये कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हाँ, ये तो कमाल है साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात। जो नैतिकता की बात करते थे देश में, अन्ना हजारे के, देखिए इनका कोई राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं है। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी थे, एक एनजीओ चलाया, बाकी काम हुए, अन्ना हजारे में कूद गए, पार्टी में नेता बन गए, अच्छी बात है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। कोई इनका लंबा राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं। अब कह रहे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जो आज तक नहीं हुआ देश में। क्या मतलब है इसका? फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने आपकी अदालत में ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर लगे आरोपों का डिटेल में जवाब दिया। विरोधी दलों के नेताओं पर केस बनाए जाने पर और बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं के केसेस वापस होने पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। चूंकि रविशंकर प्रसाद बिहार से चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए बिहार की राजनीति पर भी काफी बात हुई। नीतीश कुमार की पलटी पर, तेजस्वी के तेवर पर और लालू के केसेस पर। रविशंकर प्रसाद ने मोदी विरोधी मोर्चे के आपसी झगड़ों का जिक्र किया और यह बताया कि इस बार बीजेपी 400 पार कैसे करेगी। ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। मैं आपको मौसम का थोड़ा हाल बता देता हूं, क्योंकि ये हाल हैरान करने वाला है। दिल्ली में दिन का टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुंच गया था, जबरदस्त धूप निकली हुई थी, लेकिन शाम को दिल्ली एनसीआर में अचानक बारिश हुई और दूसरी तरफ कश्मीर के कुछ इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। गांदरबल में तो आज एक बड़ा एवलॉन्च आया जिसमें 2 गाड़ियां फंस गई। ये घटना सोनमर्ग के हंग इलाके की है। जिस समय एवलॉन्च आया उस वक्त इस इलाके में बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि इनमें से कोई हताहत नहीं हुआ। एवलॉन्च की चपेट में सिर्फ 2 गाड़ियां आईं, इनमें सवार लोगों को वक्त रहते रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगले 24 घंटे में गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा में फिर एवलॉन्च आ सकता है। क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, इसलिए इन इलाकों में मौजूद टूरिस्ट को सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन ने लोगों से कहा कि किसी तरह की मुसीबत में फंसे तो 112 नंबर पर फोन करके मदद मांगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 10 बजे आपकी अदालत में, और इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं पूर्व कानून मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद। आपकी अदालत के शो की खास बात यह है कि पहली बार रविशंकर प्रसाद ने अपने परिवार की, अपने छात्र जीवन की यादों को ताज़ा किया। उन्होंने सियासत और वकालत दोनों की बात की। यह पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम फॉर्मर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये पब्लिक है, सब जानती है और सब समझती है। इतनी रेड हुई, 1 रुपया नहीं मिला कहीं पर। ये वो कह रहे हैं ना, ये कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हाँ, ये तो कमाल है साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात। उनकी पत्नी ने बताया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा बाहर है। वाह वाह, क्या बात, मैं भी ताली बजा। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे